नमस्कार। चलिए आज डीएच लॉरेंस की एक बहुत ही मशहूर कविता स्नेक की दुनिया में गोता लगाते हैं। ये एक ऐसी कविता है जो प्रकृति, डर और हमारे मन के अंदर की आवाजों पर बड़े गहरे सवाल उठाती है। तो आइए मिलकर इसके मतलब को समझते हैं। तो कविता शुरू होती है इन पंक्तियों से और देखिए कितनी आसानी से एक पूरा सीन हमारे आंखों के सामने आ जाता है। एक बहुत ही गर्म दिन है, कवि एक साधारण सा काम करने आए हैं और तभी एक ऐसा मेहमान आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कविता का जो पहला हिस्सा है वो हमें सीधे उसी पल में ले जाता है जब एक बिल्कुल आम दिन खास बन जाता है। ये कवि और उस सांप के बीच हुई पहली खामोश मुलाकात के बारे में है। कवि हमें बताते हैं कि ये घटना कहाँ हो रही है और वो किसी आम पेड़ का जिक्र नहीं करते। वो कहते हैं कैरोप का पेड़, जिसकी छाया गहरी है और खुशबू थोड़ी अजीब। मतलब माहौल में शुरुआत से ही एक रहस्य सा बना हुआ है। और कवि वहां थे क्यों? बस एक साधारण सा घड़ा लेकर पानी भरने गए थे। ये बात इस पर जोर देती है कि ये कितना रोजमर्रा का काम था जो अब एक बहुत ही असाधारण घटना में बदलने वाला था। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है। कवि की पहली प्रतिक्रिया डर की नहीं है बल्कि सम्मान की है। वो इस बात को मानते हैं कि सांप वहां पहले पहुंचा, इसलिए पानी पर पहला हक उसी का है। ये प्रकृति के लिए एक गहरा आदर दिखाता है ना? तो अब हम कविता के अगले हिस्से में चलते हैं। यहाँ कवि सिर्फ उस सांप को देख नहीं रहे हैं बल्कि उसके लिए उनके मन में एक गहरी प्रशंसा, एक तरह की तारीफ पैदा होने लगती है। इस लाइन पर जरा गौर कीजिए। यहाँ कवि सांप को एक खतरे की तरह नहीं बल्कि एक शाही जीव की तरह देख रहे हैं। उसकी हरकतें उन्हें डरावनी नहीं बल्कि मवेशियों की तरह बहुत सहज और प्राकृतिक लगती हैं। और ये जो तुलना है ना, ये सिमिली यानी उपमा अलंकार का एक शानदार उदाहरण है। सांप की हरकत की तुलना सीधे मवेशियों से करके लॉरेंस ने उसे हमारे लिए जाना पहचाना और कम खतरनाक बना दिया है। यहाँ तो सांप का वर्णन एक अलग ही लेवल पर चला जाता है। उसके रंग को सिर्फ भूरा या सुनहरा नहीं कहा गया बल्कि ऐसा बताया गया है मानो वो सिसली की ज्वालामुखी वाली धरती के अंदर से ही निकलकर आया हो। मतलब माउंट एटना का जिक्र करके लॉरेंस ने सांप को सिर्फ एक जानवर नहीं रहने दिया बल्कि उसे धरती की एक जीती जागती ताकत बना दिया है। वो प्रकृति की उस शक्ति का प्रतीक बन जाता है जिसे इंसान काबू नहीं कर सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहीं से कविता का असली ड्रामा, कवि के मन के अंदर का संघर्ष शुरू होता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कवि के दिमाग के अंदर दो आवाजें लड़ रही हैं। एक तरफ उनका दिल है जो उस जीव की खूबसूरती और शांति की तारीफ कर रहा है और दूसरी तरफ उनका दिमाग है जो समाज की सिखाई हुई बातें दोहरा रहा है कि सांप खतरनाक है, उसे मार देना चाहिए। और कवि खुद से ये गहरे सवाल पूछते हैं। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसे मार क्यों नहीं पा रहे। क्या वो डरपोक है या फिर उनके मन में कुछ और ही चल रहा है? और आखिर में होता यह है कि कवि के अंदर की जो तारीफ की भावना है वो उनके समाज से सीखे हुए डर पर भारी पड़ जाती है। वो उस मेहमान की मौजूदगी से खुद को सम्मानित महसूस करते हैं। अब देखते हैं इस मुलाकात का अंत कैसे होता है, जब सांप वहां से जाने लगता है और उसका जाना भी उतना ही शाही है जितना उसका आना था। सोचिए, एक देवता की तरह इस एक लाइन से सांप का दर्जा कितना ऊपर उठ जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसे इंसानी दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। वो अपनी ही धुन में है, सबसे ऊपर। और यहीं पर बिल्कुल आखिर में कहानी में एक और मोड़ आता है। जब सांप जाने लगता है तो कवि को इस बात का अफसोस नहीं होता कि वो उसे मार नहीं पाए। नहीं, उन्हें इस बात का अफसोस होता है कि वो मेहमान अब जा रहा है। तो चलिए अब तक जो हमने समझा उसे फटाफट समेट लेते हैं। आखिर क्या चीज इस कविता को इतना पावरफुल बनाती है? तो इस पूरी कविता का जो निचोड़ है वो ये है, ये हमारे मन की दो आवाज़ों की लड़ाई है। एक आवाज़ हमारी अपनी है जो प्रकृति की सुंदरता को महसूस करती है और दूसरी आवाज़ वो है जो समाज और हमारी शिक्षा ने हमें सिखाई है। और लॉरेंस ने अपनी बात को कहने के लिए कुछ कमाल की साहित्यिक तकनीकों का इस्तेमाल किया है। सिमिली के जरिए वो सांप को एक शाही दर्जा देते हैं, शब्दों को दोहरा के वो सीन में तनाव और धीमापन लाते हैं और विजुअल इमेजरी से वो हमारे दिमाग में ऐसी तस्वीरें बना देते हैं जिन्हें हम भूल नहीं पाते। और आखिर में यह कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली शिक्षा क्या है? क्या वो जो हम किताबों से सीखते हैं या वो जो हम अपने दिल की आवाज़ और प्रकृति से सीखते हैं? हमें कब अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करना चाहिए? तो ये थी डीएच लॉरेंस की कविता स्नेक की हमारी समझ।
अगर आपको ये व्याख्या अच्छी लगी हो और इसे समझने में मदद मिली हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसा करने से और भी स्टूडेंट्स तक ये सरल भाषा वाले नोट्स और एक्सप्लेनेशंस पहुंच सकेंगे। और हाँ, हमारे चैनल ई पाठशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नया चैप्टर लेकर आएं तो आपको इसकी खबर सबसे पहले मिल जाए।